बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स F3 के अंदर हम जो है बीपीपी की किट जो है वो सॉल्व कर रहे थे और अब जो है हम इसमें चैप्टर जो है अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के कुछ सवालात जो है एमसीक्यूज हम जो है वो कर रहे हैं। 10.1 है, 10.3 नहीं 10.1 से स्टार्ट हो रहा है ना। ये पहला वाला हो गया, समझ में आ गया था। A company receive rent of subletting part of its office block. रेंट रिसीवेबल क्वार्टरली, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, लिख लो गिरा में बांध लो। क्वार्टर का मतलब 3 महीने, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर 3 महीने का होता है और एडवांस में मिलते हैं। यानी 1 जनवरी को दिया तो जैन फेब और मार्च का पहले ही तुमने रेंट ले लिया। जैसे ही 1 अप्रैल आया तो पहले ही तुमने 1 अप्रैल के पैसे ले लिए, अप्रैल में और जून के। तो ये जो पैसे मिले 1 अक्टूबर को मिले, 30 दिसंबर को मिले और 4 जो है अप्रैल को मिले, 1 जुलाई 1 अक्टूबर। What figure based on the receipt should appear in the company's financial statement for the year ended 30 नवंबर 2002। अब जो लास्ट आ रहा है वो अक्टूबर 1 को दी है पेमेंट, जो लास्ट दी है वो अक्टूबर को दिए, तो अक्टूबर 1 को दिए तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के दिए होंगे। क्या ख्याल है? जो लास्ट बिल दिया है 3 महीनों का, लिख भी दिया है उसने कि 31 दिसंबर 2002 तक का दिया। और हमारा अकाउंटिंग अरेंज कब हो रहा है? दिसंबर 2002। तो हमारे 1 महीने का जो है वो ज्यादा दिया है हमने 2002 का। यानी हमने 30 नवंबर को हमारा अकाउंटिंग अरेंज हो रहा है और पेमेंट हमने कब तक की दी है? हाँ वही 31 दिसंबर तक जो मिली है, तो 1 महीने हमारे लिए लाइबिलिटी है, यानी एडवांस रेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो क्या है? एडवांस रेंट। तो इसको मैंने 9,000 को डिवाइड करा तो 6,000 हो गया जी। अच्छा, ऊपर से सारे लेते हुए आए हैं 1 अक्टूबर 2000। अब एक और बात भी है, वो कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस में इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है 1 साल की इनकम जाती है। हमारा अकाउंटिंग अरेंज कब हुआ? 30 नवंबर। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 दिसंबर 2001, 1 दिसंबर 2001। और पहली पेमेंट कब की दी है? 1 अक्टूबर से दी हुई है। तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के दिए थे, तो अक्टूबर नवंबर हमारा ईयर नहीं था। मैं पहली पेमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ 1 महीने का लिया, यानी 7,500 तीन महीनों के थे तो 1 महीने का ले लिया। और फिर ये पूरे पैसे लिए, ये पहले पूरे पैसे लिए ये, और इसमें से 2 महीनों का लिया। तो कबीर इन सबको ऐड करा तो 34,000 रुपये, 34,000 क्या जा रही है? सैलरी जा रही है। और रेंट रिसीव इन एडवांस 1 महीने का 3,000 रुपये जा रहा है। आंसर है सर, सी चार्ली इज द राइट आंसर। कौन सा वाला? 10.3 बोल रहे थे, देख लो। 10.3 में मैंने शायद तुम्हें बताया था, हमारे पास ऐसा सवाल पहले भी आया था जिसके अंदर हमारे पास at 31st March 2002 the company had an oil in hand to be used for heating costing 8,200। ये इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 8,200 की। एंड अनपेड हीटिंग बिल कितने का था? इधर देखो भाई उस्मान, तो जो हीटिंग बिल का पेबल का इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस 3600 लिख दिया और ओपनिंग स्टॉक कितना था? 8,200 का। ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 8,200 का। और अनपेड का मतलब क्या है? अक्रूवल। आगे देखो, 31 मार्च 2003 साल खत्म हुआ। हीटिंग बिल ऑयल इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया हुआ है? 9,300। और आउटस्टैंडिंग हीटिंग बिल कितने का? 3,000, वो अक्रूड हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और ओपनिंग अक्रूवल और क्लोजिंग अक्रूवल दिया है। पेमेंट मेड फॉर हीटिंग ऑयल बिल फॉर द ईयर है 34,000। कैश पेड में 34,600 लिख दिया। तो मेरा सवाल है 34,600 में 3,200 जमा करे, 37,800 हो गया है। 37,800 को इधर लिखा, उसमें से आपने 3,600 माइनस करा, 34,200 आया ना, क्या नाम है, एक्सपेंस कोड दिया रहा है। हाँ, लेकिन जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ये परचेजेज हो गया। एक स्टेप बढ़ाना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग फिजिकल स्टॉक ना दिया हो तो यही आंसर था तुम्हारा 34,200। 8,200 कौन सी 8,200? कौन सा 8,000 कहाँ है?
वो तो अलग बनेगी, इस टी अकाउंट में थोड़ी जाएगा। इस टी अकाउंट में तो 3 चीजें जाएंगी, कौन कौन सा? ओपनिंग अक्रूवल क्लोजिंग अप्रूवल और कैश पेड। और कैश पे। तो उससे क्या निकलेगा? क्रेडिट परचेज। उसके लिए फिर अली अलग से जाओगे, ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 8,200 का। ऐड परचेजेस बताओ, 34,200। लेस क्लोजिंग बताओ। 3,000 9,300। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 33,100। अगर फिजिकल स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग ना दिया हुआ हो, फिजिकल स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग। ना दिया हो, तो यही आंसर है जिसको तुम एक्सपेंस फॉर द ईयर कहते थे। हमने ऐसे 2 सवालात करे थे, हीटिंग ऑयल वाला ही था। 100% जाके देखना चाहिए। ये समझ आया नहीं आया? जी सर। भाई ऊपर से अगर सवाल पढ़ो अली, एट 31 मार्च 2002 a company had oil in hand स्टॉक, ये फिजिकल स्टॉक है। और फिर क्या बोल रहा है? 8,200 है एंड एन अक्रूवल ऑफ 3,500। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, ऑन 31 मार्च 2003 आ गया एंडिंग बैलेंस, ऑयल इन हैंड फिजिकल स्टॉक कितना दिया हुआ है? 9,300। एन आउटस्टैंडिंग बिल कितने का है? 3,200। तभी समझ में आ गया। यानी ओपनिंग अक्रूवल रखा, क्लोजिंग अक्रूवल रखा, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितने का करिए पेमेंट? 200। ये लिख दिया बेटा 34,600 की करिए। तुम यही तो गलती कर रहे हो। 34,600 इधर देखो, 34,600 में 3,200 ऐड कर दिए, कितने हुए? 37,800। जी 37। 37,800 में से क्या माइनस करूंगा? 8 नहीं 36,000। 33,000 ये लिखा हुआ ना। 3600 माइनस करोगे, क्रेडिट परचेज कितनी आई? 34,200। उसको जाके लिखूंगा प्यारे बच्चों। नहीं तो फिर यही आंसर होता 34,200। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना दिया हुआ होता तो। जी। आगे बढ़ो, इसके बाद 10.6 ये भी ऐसा ही है ना। 10.6 सेम यही है मेरे ख्याल से, लेकिन वापस से देख लें, सवाल हुआ नहीं है। वन ऑफ द प्रोडक्ट अ गैराज सेल टू मोटरिस्ट इज डीजल फ्यूल। डीजल फ्यूल इन इन्वेंट्री, 12,500। इन्वेंट्री 2007। अब देखो ये लिखा मैंने, ओपनिंग स्टॉक लिखा मैंने भाई, बताओगे ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12,500। आगे And the end was invoice awaited for 1,700। फौरन से पहले टी अकाउंट बनाया, अवेटेड का मतलब अक्रूवल, इंग्लिश तो आ गई है ना ये अक्रूवल का ओपनिंग है जी। कितना ओपनिंग है? 1,700। 1700। ओपनिंग बैलेंस आगे, ड्यूरिंग द ईयर 31 इनवॉइस पेड कर दी 85,400। कैश पेड 84। 85,400। सर ये डिलीवरी वर्क अभी तो पढ़ते हैं तो कैश पेड कितना करा है? 85,400। 4,700। फिर एंड द डिलीवरी वर्क 1,300 हैड Yet to be invoiced। एंडिंग बैलेंस अक्रूड 1,300। येट टू बी अक्रूड का मतलब इनवॉइस जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1,300। जी। नहीं आई बात समझ में? जी सर। और कैश पेड कितना करा था भाई? 50,000। 85,400। आगे पढ़ दो। दिस वाज द ओनली आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द डीजल फ्यूल पेबल्स अकाउंट एट द ईयर एंड। At 31st October, the inventory of diesel fuel was वैल्यू सर बता closing stock किसका? डीजल फ्यूल का कितना? 9,800। तुम एक बात समझ लोगे तो शायद तुम्हारी आसान हो जाए। हमारा डीजल फ्यूल बेचने का काम है। आज 1 जनवरी है, 2 ड्रम पड़े हुए 5-5 गैलन के, ये ओपनिंग स्टॉक है, फिजिकल जी। स्टॉक। लेकिन आज 1 जनवरी है, जिससे डीजल फ्यूल लेते हो उसका 50,000 रुपए का बैलेंस बाकी है, तो वो ओपनिंग अक्रूवल हुआ। और फिजिकल स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है? 10,000 का। नहीं समझे? दोनों में फर्क बता रहा हूँ। फिजिकल स्टॉक जो पड़ा हुआ है ओपनिंग में जाएगा
और वो जो अप्रूवल में और जो 1 जनवरी को मिस्टर खुर्शीद को आपको 50,000 रुपए देने हैं, तो ओपनिंग अक्रूड 8 साल का आखिरी दिन है दिसंबर 31। मैंने कहा जल्दी से सर ये गैलन गिन ले, कितने गैलन बचे हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो जी। डीजल है जो नहीं बिका। जी सर। और बोला सर खुर्शीद भाई का बैलेंस निकालेंगे कितना है आज, वो क्लोजिंग अक्रूड है। जी। नहीं और समझे? हमने 85,400 पेड कर वो दिए। तो साल के बीच में कितने पेमेंट करी है। और क्लोजिंग स्टॉक अभी 85,400 में 1300 जमा कर दो। तो मतलब 17 से शुरू में थे और 1300 रहेंगे। जी जी जी, इससे कोई गर्ज नहीं, पता नहीं साल में कितनी मतलब चेंज हुआ होगा 365 दिन में तो। यानी कि हमने ये तो जितना खत्म भी purchase हुआ किया, होगा, नहीं नहीं 1300 1700 कब के खत्म हो गए होंगे, फिर नया लिया होगा, फिर उसकी पेमेंट करेंगे। अब परचेज जाएंगे। हाँ, तो 86, पूरे साल 80 700। इसमें से माइनस करना 1700, तो ये क्या आएगा अली? क्रेडिट परचेजेस 80। अब क्या करूंगा इसको उस्मान? प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऐड, परचेजेस लेस बोलो भाई उस्मान क्या हो गया? हैं? 87,700। क्या हो गया भाई? 12,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक बोल क्यों नहीं रहे? मैं तो भाई जवाब तो दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। 87,700। अल्फा इज द राइट आंसर, बोलो। जी सही। जी। वो का 10.8 हो गया, सही है। जी। 10.8 सेम है वो। देख लेते हैं। और कौन सा है? और 14 हाँ 40। बस सर ये 4 ही सवाल थे। 10.8 में क्या है? द ईयर एंड एमको इज 30th नवंबर 2000। द कंपनी पे फॉर द गैस फॉर a स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 600 पर मंथ। ठीक है। नहीं ये तो बिल्कुल अलग है, हाँ अलग। ये सवाल थोड़ी है। वो तो फिजिकल स्टॉक दिया होता था, ये तो घुमा रहा है सवाल में। नहीं कौन सा? 10.8। तो इसलिए कि तुम्हें मैंने बताया था, और शायद तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुना हो जब ये कर रहे थे कि हर अल्फाबेट ये 2000 एक्स जीरो है। तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एक्स डब्ल्यू और इसके बाद एक्स आता है। बोल रहे हैं ऑन 1 दिसंबर 2000 W9 20W9 इधर देखना 20W9। सर ये समझ नहीं है मुझे W9 नहीं है मैंने वो बता तो रहा हूँ, ए बी सी डी में डब्ल्यू के बाद एक्स आता है ना, तो W9 के बाद एक्स। चेंज कर देगा। ये पहला 1 साल हो गया। अब ये कब तक जाएगा? X1, फिर बताओ X2 X3 X4 कब तक जाएगा मेरा बेटा? X9 तक। बोलो। X9 तक। और इसके बाद क्या करोगे? Y0। ये नहीं बोल रहा जिससे बोलवा रहा हूँ। एक्स के बाद क्या आता है? वाई। तो 20Y0 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ बेटा, उधर नहीं है ये, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इनकी एक कहानी होती है, डब्ल्यू के एक अल्फाबेट में 10 साल पूरे करने, जीरो को भी काउंट करना है, 10 साल का होता है। तो अब ये क्या कह रहा है? पर मंथ ना, द स्टेटमेंट फॉर द गैस सप्लाई शोड दैट एमको हैड overpaid by 200. एमको receive gas bill for the 4 quarter commencing from 1st December 20W9 and ending on 30th November 20X0। 1300 1400 2100 और 2000 रिस्पेक्टिवली। ये क्या कर रहा है इसने? क्वार्टर ना, 4 क्वार्टर का बिल मिला है ना। कौन कौन सा? 1300 कैश पेड, 1400 ये 1 साल का मिला है ना, 1 साल का बता रहा है। व्हाट इज करेक्ट चार्ज फॉर द एमको गैस प्रॉफिट लॉस ना। तो इसका ओपनिंग बैलेंस में कितना था स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर 600 और ये ओपनिंग बैलेंस ये था अक्रूड में W9 का। नहीं आई समझ में? ये W9 का होगा सर। क्यों ये रहा W9 इधर आ? नहीं। हाँ पढ़ो। The company pay for its gas by a standing order of 600 per month। अच्छा 600 रुपये पर मंथ है, सही बोल रहे हो। हाँ, और क्या है? द स्टेट ऑफ गैस सप्लाई शोड एमको हैव ओवरपेड 200। वो तो ज्यादा पे करा हुआ है। प्रीपेड। प्रीपेड 200 रुपए है। पर मंथ। नहीं नहीं 200 रुपए दिया हुआ है, प्रीपेड है। और
यही हो गया। और जो कैश पे करते हैं ना 600 के हिसाब से करते हैं, 600 इंटू 12 होगा, 7,200 रुपये उसने पे किया होंगे। नहीं, 600 रुपए कंपनी पे पर मंथ है ना, 600। तो मेरे ख्याल से 12 जो है ना, 7,200 7,200 जो है ना एक्सपेंस फॉर द ईयर है। नहीं, एक्चुअली तो उसने पे किया होगा ना। नहीं, हमें तो ये देखना है एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है। तो कैश पेड आएगा ना। नहीं, कैश पेड तो ये सारा हुआ है। ये तो इनवॉइस है सर हमारी, ये थोड़ी पैसे। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, ये सारे कहाँ लिखा है? रिसीव गैस बिल ना, जी इनवॉइस। एंडिंग नवंबर को फॉर द ईयर एंड एंडिंग ऑन 30 नवंबर, ये सारी जो है गैस बिल की जो है इनवॉइसेस आई है। और हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? अब ये पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा? मेरे ख्याल से सी होगा। ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देख कर चुका हूँ ये नहीं है। तो क्या है? ये इसमें 600 मल्टीप्लाई होता है ना, एक मिनट ये 600 को मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने। यानी कि ये हमने कैश पे किया, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं है। पेज पे टू द गैस पे। जी। तो तुम कह रहे हो ये सारे 200 रुपये प्रीपेड लिखा है उसने? ये देखें, ये हाँ 200 प्रीपेड है। वेट वेट वेट, सही है, तुम अपने पास ही रखो बस, जरा देखो। और जो पे करा है वो 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से करा है। जी जी। और हमारा वो है ना एक्सपेंस, वो है 1300 प्लस 1400 प्लस 2100 प्लस 200। क्योंकि ये हमारी इनवॉइस है। बताओ ये कितना हुआ? 1300, 1400, 2100 और 2000 कितना हुआ? ये वो 6,800। और 600 को मल्टीप्लाई करा 1200, 7200 ही हो गया ना। यानी कि ये जो है ना सारी बातें सब वो है, एक्स्ट्रा बात है तो ले आए नहीं। और चारों जो इनवॉइस आएंगे उसको ऐड करो, वही हमारा सब पूरा साल का एक्सपेंस है। लेकिन एक और भी तो पॉसिबिलिटी, सही है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। इसलिए कि हमने तो ये, इसके अंदर एक और भी पॉसिबिलिटी का सवाल बन सकता है। वो क्या बन सकता है कि जरा मुझे बताओ कि एंडिंग बैलेंस क्या आया। हाँ तो फिर 200 में 7,200 ऐड कर दोगे, कितना आया भाई? 7,400। 7,400 600 रुपये एंडिंग बने। प्रीपेड, पूरी बात करनी होगी, नहीं समझे? प्रीपेड 600। 600 रुपये, सही है। और बोलो। और कौन सा बोला? 10.14। तो हो तो गई। कौन सा? 10.14। 14। देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है बेटा। बुक को पे रॉयल्टीज टू राइटर्स annually in February, the payment covering the period calendar year as the end of the book co had accrued 1 lakh in royalties due to writers. Our check of the royalty calculation performed in January. Actual figure due to paid of the book writer was 1,50,000. Before this under accrual was discovered, कुछ भी नहीं है, जरा देखो उसका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था। नेट प्रॉफिट कितना दे रहा था? अच्छा सवाल है। जब ये अक्रूवल को आपने 1 लाख लिखा है, जी ओके। और नेट एसेट का मतलब कैपिटल होता है भाई। नेट एसेट का मतलब, नेट एसेट का मतलब कैपिटल। ये देख लेना भाई, 3 लाख। और नेट प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? 1,25,000। और हुआ ये है, आपने एक अक्रूवल 1 लाख सोचा था, बाद में बदला भाई ये तो हमने गलत लिख दिया है। कितना है? कितना है बेटा? 1 लाख। 1.5 लाख है। कैश पेड हो तो 1.5 लाख। However, check the royalty calculation performed in January 2003 established that the actual figure due to be paid by 1,50,000 होने चाहिए पेबल। तुमने लिखा कितना है? 1 लाख। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अक्रूड एक्सपेंस जो है वो अंडरकास्ट हो गया। जब अक्रूड कम लिखा तो एक्सपेंस भी कम लिखा, और एक्सपेंस जब कम लिखा तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। अब वो क्या बोला, व्हाट विल द बुक
को फिगर एंड नेट एसेट पोजीशन ऑफ बी आफ्टर एंट्री टू करेक्ट द अंडर अक्रूवल। जब अक्रूवल को बढ़ाओगे, अब बताओ मुझे, अक्रूवल जब बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, अक्रूवल बढ़ेगा तो एक्सपेंस, बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट में से 50,000 माइनस करो, और जब 75,000, कैपिटल से भी 50,000 माइनस हो जाएंगे, ये कितना हो गया? 75,000, 3,25,000, 3,25,000, तो करेक्ट नेट प्रॉफिट हो गया 75,000। 3,25,000। समझ आई बात या नहीं आई? जी सर, आगे हाँ बेटा, आगे आगे, पीछे आंसर चेक करो, सी होगा चार्ली। यही। सर इसी को थोड़ा सा नीचे कर दें, एक और चैप्टर शुरू हो जाएगा इसी और पेपर तो खाली दो एमसीक्यूज का है। हाँ, ये तो देख लो, इसमें और कोई सवाल बेटा, कोई भी सवाल है तो देख लो जरा प्लीज। है कोई हो गया सर? हाँ, सारी, इसी और पेपर कर लिया हाँ मैंने तो ये आगे अगर ये रहे, हाँ देख लेना, इसमें एक सवाल था 18 और 19, ये हो गया कि कहाँ से पीछे से देख के हम ख्याल लगा लेगा, तो ये से थोड़ी होता है। टेबल पूछ रहे हैं ना, देख इसमें क्या मतलब है, एक में बोलता है टैक्स अथॉरिटी को बोलते टेबल, उसी में जाके बोलते हैं टैक्स अथॉरिटी टेबल लिखा। तो ये सवाल है कि चलो बेटा ने, तो सारे हो गए, सारे हो गए इसमें? ये कोई और सवाल जो कि अभी तक इसी आगे वाला चैप्टर है ना, इसी वाला पेपर वाला इसमें से कोई और तो नहीं है? Receivable 18 और 19, 11.18 18, 19। and 19. Which of the following is our example of payables of a business? Money owed from customer, ये तो receivable होते हैं। Tax owed to the tax authorities, ये payable होता है, liability है। सर यहाँ पे तो मना कर रहे हैं, क्यों? इसका मसला ये है कि 18 11.18 में उन्होंने बोला टैक्स ओड टू टैक्स अथॉरिटी पेबल है, तो ये मान लिया। एक मिनट, इंटरेस्ट ओड फ्रॉम बैंक, ये फ्रॉम और टू का सिर्फ चक्कर है, इसको याद कर लो तो कोई मसला थोड़ी है, अभी मैं कर दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। इधर देखो, मनी ओड फ्रॉम कस्टमर एसेट है, लोन एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉइज, ये लोन और एडवांस हमने एम्प्लॉय को दिए, ये भी एसेट है, हमने दिया है। तीनों रिसीवर है, खाली एक ही पेबल है। और इंटरेस्ट ओड
टू टैक्स अथॉरिटी पेबल है। नहीं, इंटरेस्ट ओड फ्रॉम द बैंक। नहीं नहीं, ये ओड टू द टैक्स अथॉरिटी अरे वेट तो कर ले यार, इतनी जल्दी में। इंटरेस्ट ओड फ्रॉम द बैंक, रिसीवेबल है। ये भी रिसीवेबल है, यानी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है, हमें इंटरेस्ट मिलना है। और टैक्स ओड टू द, हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो। इसमें जो है ये हो जाएगा पेबल, सही है। 11.18 में ये पेबल हो गया, एक खाली 4। अब 11.19 जो है ना, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है, और उसमें भी लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ टैक्स ओड टू द टैक्स अथॉरिटी, लेकिन वो बोला कि वो पेबल नहीं होगी। एन एस्टिमेटेड ऑफ टैक्स ओड टू द एस्टिमेशन है ना, इसलिए अभी हमने एस्टिमेट करा, भरने के लिए आया नहीं है, इसलिए बोल रहा है। फिक्र क्यों कर रहा है, जब एस्टिमेटेड लिखा हुआ आ रहा है ये तो 500 ओड टू अ सप्लायर फॉर इनवाइस गुड्स, ये तो आंसर होगा। हाँ एन बस ये एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबल रिपेयर, जब भी एस्टिमेशन का वर्ड आ रहा है तो नहीं तो वो लाइबिलिटी नहीं हुई है, हो भी सकता है। और नहीं देख सकते। ये वो प्रोबेबिलिटी वाला आइए। IAS 37 कॉन्टीजेंसीज, जी सर। जो माशाल्लाह हमने IAS भी बड़े अच्छे करे थे यार। सर दूसरा भी नहीं है। कौन सा मेरा बेटा, 500 और तो सप्लायर ये तो है ना। पहला और दूसरे एस्टिमेशन वाला में खाली दूसरा ही है। अरे और बोलो। बस सर, सर वो एक नया सर इसके बाद वाला सर अभी वो पढ़ लेते ना F2 थोड़ा F नहीं, मैं जाऊंगा जरा घर से लूंगा। करते नहीं। हाँ, फिर इसमें से और कोई चैप्टर है उसको बताओ। ये क्या तो हुआ करा प्रोविजन कंटीजेंसीज में, कर तो लिए सारे सवालात कर लिए, उस दिन दिया एक्सेस। दिया नहीं है क्या। क्या है मैंने चलो अच्छा, पूछो पूछो, कौन सा है सवाल, पेज नंबर बताओ। 54 सर ये 12.12 समझ नहीं आ रहा और 12.11 12.12 12.11 से 12.13 तक की समझ नहीं आ रहा। देखो जरा इधर, mobiles को sell goods with a 1 year warranty under which customer are covered for any defected that become apparent within a एक साल के calendar year 2004, mobile को sold, 1 lakh the company expect warranty claim of, 5% जितना भी बेचता है 5% क्लेम आता ही आता है। वर्सेटाइल है। यहाँ सब वो यानी वर्सेटाइल नहीं बोलते हैं, प्रोविजन जो है वर्चुअली सर्टेन। जी सर। Half of these claim will be for a मेजर डिफेक्ट with an average claim value is $50 ₹50 का तो काम आ ही रहा है अली सब में, जितने का माल बेचा है ना। द कंपनी एक्सपेक्ट वारंटी क्लेम ऑफ 5% ऑफ द यूनिट सोल्ड। 1 लाख यूनिट में से सोल्ड क्या, तो 5% तो निकालो पहले यार। 5,000 5,000 यूनिट हुए ना, जी सर, आधा हो गया 2500। और उसमें से क्या हो गया, आधे में मेजर है, आधे में माइनर है। तो आधा कितना हुआ, 2500 2500 इंटू 50, 2500 इंटू 10, 2500 को मल्टीप्लाई करो 50 से, कितना आया, 25,000। नहीं सॉरी, 1,25,000। 2500 को जब मल्टीप्लाई करा, जी सर, 1,25,000 उसका है, जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 25,000, दोनों का प्लस किया तो 1,50,000। और माइनर डिफेक्ट के लिए जो बाकी बकिया बचे हैं 25,000। तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। जी 1,50,000 रुपए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इससे और भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह प्रोविजन कंपनी बनाती है। फायर वाले, डॉलेंस वाले, फायर प्रोटेक्ट का पता चला था कितना वापस आ रहा है। जी सर। ये तो इतनी तेजी से यूनिट्स बनाती है ना, इतने यूनिट्स बनाती है, इसको तो प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। सर ये प्रोविजन ना बनाए तो यानी हम चाह रहे हैं कि हमारी बुक में ये सब पंचायतें ना हो, तो बगैर वारंटी के माल बेच दो। दिखता है तो बता दें। क्या ख्याल है, और बोलो। अब अगर चार चार जो है कंपनियां बेच रही हैं और लंबी लंबी छोड़ रही हैं कि मैंने 5 साल की वारंटी देनी है, वो बोलता है 3 साल की, वो बोलता है 4 साल की। मेरा तो खुद का ये कहना है कि कभी हम जब चीज ले जाते हैं
साल भर बाद तो हम खुद ही भूल जाते हैं कि वारंटी में है भी या नहीं है, हम रिपेयर करवा रहे होते हैं। हम्म, आज तक कौन ऐसा बंदा है जो एलईडी वापस लेके गया हो? हाँ एलईडी कभी वापस करवाने गए हो अपन? सर इसका एक मसला और भी है कि वो करके नहीं देते, वही घुमाते तो, बहुत हैं। वही तो। बहुत लोग बोलते हैं हम खुद ही करवा लेते हैं। समझ आई बात? जी इसी हीले बहाने के लिए वारंटी कार्ड इतना बड़ा बनाते हैं और इसमें छोटी छोटी शिकें लिखते हैं उर्दू में कि ये हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, ये नहीं है तो हम जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली गेम है। कंपनी चाहती है कि कम से कम जो है क्लेम देना। क्लेम देना पड़े, ठीक है। और जब तक ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कभी कि हम वारंटी पे बेच रहे हैं, वारंटी पे बेच रहे हैं, वारंटी पे बेच रहे हैं। अभी एक दुकान वाला अगर यूं शुरू कर दे, यार इधर ही चेक करके ले लो, अली इधर से बाहर निकलेगा कदम मैं नहीं जिम्मेदार, अली ने फौरन छोड़ देना है। ये तुम्हें अगर कहानी फंडा समझ में आ जाए ना पूरी कहानी का, तुम्हें सब समझ में आ जाए कहानी क्या चल रही है। क्या ख्याल है? और 11.12.12 बोल लो ना। जी When a provision is needed that involves a number of, the provision is calculated using the एक्सपेक्टेड value of expenditure. The expected value of expenditure is the total expenditure of each possible outcome weighted according to the, समझ नहीं। अरे बोला प्रोविजन जो बनाते हैं ऊपर वाले से एग्जांपल ले ले कि ये सारी परसेंटेज इन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस से रखी है। जी जितना माल बेचता है अली कह रहा है उसमें से 5% तो वापस आता ही है सर। इसका 5% ले लूंगा। सर उसमें से जो 50% जो आता है ना उसके अंदर 50 रुपए का खर्चा तो करना ही पड़ता है, फ्यूज बदलना पड़ता है, बटन बदलना पड़ता है। लेजर है। कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है उस्मान, हमने किसी सप्लायर से, समझना बहुत अच्छी एग्जांपल आई है, हमने किसी सप्लायर से 50,000 बटन लिए, उसमें से 5% ओनर ओनर को पता ही नहीं है ना, ओनर तो अपना बैठा हुआ है। 50,000 बटन जो है वो सारे के सारे उसने दे दिए खराब। अच्छा पता कब चला सुनो तो, वो 50,000 बटन लग गए, बिक गए। अरे प्रोडक्ट बिक गया, प्रोडक्ट में बटन लगा के दे दिया। सारी कहानी हमारे गले। नेक्स्ट डे आया, नहीं नेक्स्ट डे आया, सर ये बटन खराब है, सुनना जरा, उसे चेंज कर दिया। अभी यूं मुड़े ही नहीं थे कि दूसरी मशीन आ गई, सर इसका बटन खराब है। कंपनी के पास आ रहा है ना वारंटी क्लेम, 3 4 8 10 15 20 25 100 200 मशीनें रोज आ रही है और सब में एक ही क्लेम है। बटन खराब है। तो फिर क्या बोलते हैं, अबे भाई ये जो पूरी लॉट है ना ये पूरी की पूरी खराब हो गई है। वो लॉट क्यों खराब हुई है? सप्लायर ने गलत भेजी। सप्लायर ने वो बटन ही खराब भेज दिया। अच्छा कंपनी के पास क्या है, जब वो माल बना था तो वो रखा था गोडाउन में, उधर से इंटीरियर में भी गया था, पंजाब भी गया था, पूरे कराची में भी गया था। अब हम कहाँ अलग अलग निकालने के लिए टाइम जाया करें, तो कंपनी बोलती है बाढ़ में डालो बेच दो अभी, लेकिन ये कंफर्म बात है कि वापस कितने बटन खरीदे थे उससे, अच्छा तो 50,000 के ऊपर प्रोबेबिलिटी बना लो 50 रुपए से, किसी के सबको बटन चेंज करके देना है। कुछ समझ में आई होगी कहानी क्या है। कभी कभार ये सुजुकी की गाड़ी वालों के बोलते हैं ये 200 यूनिट बनना, सब में जो है उन्होंने जो है वो रेडिएटर का पाइप जो है खराब आ गया है, सारी गैस्केटें जल गई। हुंडई की उसकी ना सोनाटा, उसका टायर खराब आ रहा था, तो इतनी यार सब खराब आ रहा था, इतनी वो क्या है जब तक आता रहेगा, वहाँ 1 1.5 साल का टायर खराब है। अगर ये समझ जाओ ना ये पूरे लॉट, अच्छा कंपनी यूज टू है, इतना बड़ा वॉल्यूम है, एक आटे के बराबर भी अगर उसको रिटर्न करना हो, लेकिन उसके दिल पे तो लग रहा होता है ना। और वो बात अलग है, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है कि जब ये 50,000 का बटन इसने खराब दिए होंगे तो कंपनी इसको भी छोड़ने वाली नहीं है सप्लायर। अभी तो हम अपने कस्टमर तो गंदे नहीं करें, हम अपने कस्टमर तो खराब नहीं करें, पहले हम कस्टमर को तो निपटा लें, फिर इसके ऊपर अभी पेनल्टी भेजते हैं, इसके ऊपर केस करते हैं। वो केस क्या होगा कि भाई सीधा सीधा जाएंगे बोलेंगे भाई 50 रुपए के हिसाब से तूने 50,000 बटन खराब दिए थे, वो पैसे दे दे, पहले सिर्फ वो पैसे नहीं लेंगे, ये जो नए 50
जो लगे, हमारी जो लेबर लगी हर एक पर वो भी देगा, और जो नया बटन लगाया उसके भी पैसे देगा, सारे क्लेम मारे उसके। और बिल्कुल राइट है बेताशा। इसके तो बटन ही खराब है। इस बात को मुझे इतना पक्का, इतनी श्योरिटी को कह रहा हूँ। एक दिन वो लेने के लिए गया, फ्रिज लेने के लिए गया, काफी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमेशा जानने वाले से क्या करो। मुझे एक फ्रिज बहुत प्यारा पसंद आया, मैं कहा ये वाला घर पे भेज दे। बोल रहा है सर मैं ये नहीं भेज सकता। मैं कहा क्या हुआ, इतना खूबसूरत पैल का था या डॉलर्स का था। बोला सर ये नहीं लेना। मैं कहा क्या हुआ। बोल रहा है भाई 4 बेच रहा हूँ रोजाना, इतना खूबसूरत है, शीशे जैसे। बोलते हैं सर घर जाता है, स्टार्ट नहीं होता, इससे पहले खराब हो जाता है। वारंटी का वारंटी तो है ना, उसको पता है कि स्टूडेंट है, सर तो गालियां देगा। अब एक और बात सुनो, हमने खरीदा फ्रिज दुकान वाले से, बगैर किसी जानने वाले। नहीं नहीं, और जब हमने खराब हुआ सबसे पहला कस्टमर फोन दुकान वाले को करता है। उसको तो कंपनी का पता ही नहीं ना। फिर दुकान वाला बोलता है सर वो वारंटी कार्ड निकाले ना, उसके पीछे एक हेल्पलाइन नंबर है, सर वो कंपनी का है, मेरा थोड़ी इसमें कोई मसला है। नहीं यही बात समझ में। फिर कंपनी वाला तुम्हें 1 हफ्ते का देगा टाइम। बोला सर जितने फ्रिज बेचे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि गालियों भरा जो है फोन ना आया हो कस्टमर का। आप घर के बंदे हो, ये पूरी लॉट खराब आई है। यानी जितने सदर में ये वाले मॉडल पड़े हुए हैं, अब होगा क्या कि ले जाता फ्रिज, उसकी कूलिंग वूलिंग नहीं थी कोई, खराब है, पर कंपनी सही करके तो देगी। 20-25 दिन की पारी है जब तक कंपनी में टाइम नहीं आता। इनको सब पता होता है किस में कहाँ पे फॉल्ट है। कि पहला फोन इनको आता सर इनको कैसे पता चल जाता है। है, पहला फोन इनको आता है। कंपनी को इतनी जल्दी नहीं पता चलता जितना पहले उनको पता चल जाता है। वजह यार आपने ये एसी लिया था, ये खराब निकल गया, ये खराब हो गया यार, अभी तो 2 दिन हुए। सर आप हमें क्यों फोन कर रहे हैं। कंपनी वाले अच्छा बेचते हुए 400 मरतबा बोलते हैं, सर तुम बैठे हैं ना, हालांकि हम क्या बैठे हैं। उसको क्या कर देना है, वो कंपनी का नंबर दे देना है, और अपना माल बेच देते। बहुत ये है। लेकिन बहरहाल ये चीज जो है ना, ये पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ जगहों पे वो सुना है, वो कंपनियां बहुत ज्यादा कामयाब है जिनकी आफ्टर सेल्स की सर्विसेज बहुत प्यारी है, और वो ऐसी गुडविल बनाती है उसमें, उसके लिए पेमेंट, उसके लिए खर्चा तो बहुत लगेगा ना। वजह एक कस्टमर केयर में बहुत ही अच्छा बंदा बिठाना है, उसको बोलना अपना लहजा बहुत ही अच्छा रखना है, किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी से सबको एंटरटेन करना है। अब सबको एंटरटेन करने बैठे तो इतने इतने जमा हो जाएंगे, मेरे मोबाइल में ये हो गया है तो मेरा मोबाइल यूं हो रहा है, तो मेरा मोबाइल यूं हो रहा है, वो इतने जमा हो गए। काम दे रहा है आगे लेबर को, 20-20 25-25 मैकेनिक रखे हुए, उनकी महीने की तनख्वाह है। उन्होंने बोलता भाई इतनी भी मोहब्बत करने का नहीं बोल रहा। इसमें 100 में एक आध वो भी आ जाते हैं रंगरूट, यानी पानी में गिर गया, उसमें तो क्लेम नहीं है ना, ट्रक के नीचे आ गया, भाई तेरी वजह से आया ना, वो भी आ गई, ये स्क्रीन चेंज कर दो। कल लिया और आज एक दिन गया मैं, 37 40 50 हजार रुपए की स्क्रीन ना सैमसंग की, वो बदलवाने आया। बोले कल गया, उनको कैसे टूट गई। एक बात होती है कि लगी हो, बोला यार वो है ना ट्रक के नीचे आ गया गाड़ी के नीचे। मैं कही क्लेम कैसे देगा, बोला आया हूँ शायद क्या पता उसने कहा भाई ये क्या हुआ है। अच्छा वो अलग ही होता है, उनको भी, वो भी तो मास्टर है ना। मैंने कहा भाई ये तो टूटा है। वो क्या बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा था। तो साहब बोला मेरे को तो समझ ही नहीं आया था। मेरे साथ एक दफा होता, मैंने बिल्कुल 0 मीटर नोकिया का आज से 20 साल पहले एक अलग सेट लिया था। मैंने नया सेट लिया 28 हजार रुपए का, यानी आज के मैं बोलता 5 लाख रुपए के बराबर है, पता नहीं इतना महंगा सेट लिया। इसको वो लगाया चार्ज पे, सुबह स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अरे भाई मेरे तो हवाइयां निकल गई इतने, एक तो हम छोटे, ऊपर से काम ऐसा। मैंने कहा भाई कहाँ चले जाओ आप।
अब मैं जब सेल सर्विस पे गया ना, बोल रहा ये कौन सा मोबाइल है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं, ये कौन सा मॉडल निकाला है, इतनी जल्दी ले लिया मैं, यानी मैंने उसी दिन ले लिया था। उसने बोला भी, बोला भाई ये तो आप रख दो। मैं कहा, भाई ये तो नया सेट है। और ये मैंने तो सारी सारी आयतल कुर्सियां वगैरह पढ़ ली, मैंने कहा भाई गए 28, सेट ही नहीं स्टार्ट हो, और उसको समझ भी नहीं आ रहा कि है क्या। फिर वाहिद मुझे याद आया था कि 25-30 दिन लग गए थे, लेकिन फिर डब्बा फेंक दिया था। पहली मरतबा थोड़ा सा भरोसा हो गया था, यूनाइटेड की वारंटी थी। तो ये वारंटी और गारंटी जब तक चलता रहेगा, प्रोविजन और कंटिजेंसी भी चलती रहेगी। फिर ये 4-4 साल देते हैं तो फिर ये मतलब लगाते रहेंगे। कम करते रहते हैं, फिर ये खत्म कर देते हैं। लेना कितना मुश्किल है, हाँ। बंदा ख्वार कर दे, बोलता है मेरे जितने का काम नहीं है, इतने का इन्होंने पेट्रोल जला दिया है। इसलिए इस तरीके से करते हैं। क्या मैं समझ आ रहा है ना? चलो बहरहाल समझ में आ गया बेटा? जी सर, आज- 30 हाँ सर वो एक चैप्टर और 2 एमसीक्यू बताओ, 20 चैप्टर नंबर 20 है कौन सा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आज तो जल्दी से इसको देख लो जरा सा। यही है ना इनमें? रिकॉर्ड इसमें 20.8 20.8 ये रहा। ये सबसे पहली बात, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का सवाल है। कैसा याद है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का सवाल है। और बोलो 20.8 9, a sole trader business made a profit of, the figure was after deducting 100 per week wage of himself। ये गलत सवाल है, रॉन्ग सवाल है, इसको कैंसिल कर दो, ये टैली नहीं हो रहा था। और बोलो, ये करवा दे रहा हूं, ये याद करो कुछ अगर याद हो रहा हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जी प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके बाद क्या लिखते थे? एडजस्टमेंट फॉर लिखते थे, याद है? और नीचे आता था नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, याद आ रहा है? अब बिजनेस बैंक बैलेंस इंक्रीज बाई 7,50,000 ये दे दिया, और प्रॉफिट फॉर द ईयर मांग रहा है। ड्यूरिंग द सेम ईयर द इशू शेयर्स इशू करें कितने के? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो कैश आया होगा। रीपेड करा है लोन नोट्स, गए होंगे। क्या ख्याल है? इट परचेज नॉन करंट एसेट ऑफ कितने का? ये भी गए। 2 लाख। तो वेरी गुड बेटा, पैसे गए होंगे। प्लस होगा। डेप्रिसिएशन ऐड होगा, नॉन कैश एक्सपेंस है। और वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, तो ये भी माइनस होगा। अरे वर्किंग कैपिटल क्या? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इंक्रीज हुआ है ना, 5 लाख माइनस क्यों होगा? सर माइनस इंक्रीज हुआ है, तो पैसे गए होंगे। चलो अब एक काम करो, लिखो। समझ में अभी बताते रहो, मेरा बेटा भूल जाता है तो वो अलग बात है। इंक्रीज इन प्रीपेड, प्रीपेड इंक्रीज हुआ है तो कैश गया होगा, वही चीज है वर्किंग कैपिटल भी। 7,50,000 रुपए लिखो पहले, बता रहा हूँ 7,50,000 तो लिखो। जी सर। जमा कर दो 2 लाख, जी जमा कर दो 7.5 लाख, जमा कर दो 10 लाख, ओ माइनस कर दो 10 लाख। जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है माइनस करो, ओ प्लस करो 5,75,000, और माइनस करो 1 लाख। है? क्या हो गया? है? क्या 1 मिनट? 11 लाख। बेटा ये लिखा हुआ है ना इतना बड़ा बड़ा, 13,75,000 13 लाख 11,75,000 आ रहा है। 11,75,000। दिस इज द राइट आंसर। लहू। सर कैसे?
चला उल्टा। अच्छा ये 5,75,000 वही तो नहीं कहते हमारा पास टेबल बढ़ रहा है जी हमारे पैसे पड़े हैं हमारे जी, और प्रीपेड बढ़ रहा है। टेबल बढ़ रहा है तो मतलब हमारे पैसे हमारे जा मतलब आए नहीं हमारे पास। सही है, ठीक है। सर मेरा 12.13 तो करा दी 12 पॉइंट बस लास्ट 13 तो बोलता था सबको 12 पॉइंट 13 ये रहा देखो, प्रोबेबिलिटी 5% की थी, 1.5 लाख का 5% लिया। इधर देखो 20 लाख का 25,000 का 20% लिया, 60,000 का 75% लिया, तो कितना है 57,500 एंडिंग बैलेंस हो गया। इधर देखो, और ओपनिंग बैलेंस कितना था वारंटी क्लेम का 64,000, और कैश पेड कितना करा, ये टी अकाउंट बना लो इधर, जी ये बना लो। ये जो अमाउंट निकाला है ना, सर ये क्या है ये एंडिंग बैलेंस में डलेगा, किसके टी अकाउंट के Accruals के। अक्रूवल के। वेरी गुड मेरा बेटा। किसके Opening में नहीं जाएगा ओपनिंग तो 64,000 दिया हुआ वारंटी क्लेम सबसे पहली लाइन में। और कैश पेड के हमने 25,000 का जी, वो इधर डेबिट साइड पे जाएगा, एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। निकाल भी देना जरा, मुझे ये जरा तसल्ली भी रहेगी कि हमने सही करा या नहीं करा। अठारह हजार 57,500 में 25,000 करा तो 82,500 आया, उसमें से 64,000 माइनस कर दो। 18,500 18,000 18,000 500 एग्री करते हो बेटा? सर ये तो कुछ और नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है मेरा बेटा? यही ना प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, वो ही है भाई। ये देखना था कि एंडिंग बैलेंस निकला कैसे है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी दी हुई थी ना परसेंटेजेस, जी वो तो निकाल दी उनको लगा दिया है तुमने। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जी डन, चलो ओके। सर अब वो भी आप घर जाके लेंगे क्या? जब तक जल्दी नहीं नहीं मैं